वनस्पति। तो वनस्पति के विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि आरपीएससी, आर फॉर रिलीफ, पी फॉर फोटो पीरियड, एस फॉर सॉइल, सी फॉर क्लाइमेट। तो पहला आता है रिलीफ यानी उच्चावच। तो विभिन्न ऊंचाई पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति मिलती है, जैसे उखड़ ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में विकास कम है, समतल मैदान में विकास अधिक होता है और तटवर्ती मैदान में मैनग्रोव वनस्पति मिलती है। फिर हम देखते हैं कौन सा, फोटो पीरियड यानी सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, अतः हिमालय के दक्षिणी भाग पर वनस्पति का विकास अधिक होता है। जहाँ पे विकास अच्छा नहीं है, मतलब विकास का प्रकाश अच्छा नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहाँ पे वनस्पति का विकास कम है। फिर है मृदा। तो विकास के लिए उपजाऊ होना आवश्यक है मृदा का। तो जलोढ़ मृदा में विकास अधिक होता है और शुष्क मृदा में कांटेदार, लेटराइट जैसी मृदा में सदाबहार। फिर जलवायु। जलवायु दो दो प्रमुख तत्व तापमान में वर्षा है जलवायु के। तो उनमें हम देखते हैं जहाँ पे तापमान अधिक है और वर्षा अधिक है, तो वहाँ पे आपको वन मिलते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय वगैरह। और अपन देख लेते हैं अब इनको। उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्या है? तो उच्च तापमान होता है, 200 मीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार, यहाँ पे उच्च तापमान होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, एक ऋतु में एक साथ पत्ते नहीं गिरते, ये सदाबहार रहते हैं। जैव विविधता अधिक होती है। फिर 45 से 60 मीटर ऊंचे वृक्ष होते हैं, कठोर लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं और मुख्य वनस्पति महोगनी, एबोनी, रोजवुड, सफेद केदार। और इनका क्षेत्र है पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी राज्यों में और अंडमान निकोबार। फिर है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो इनका तापमान होता है उच्च और इनमें वर्षा होती है 75 से 200, और शुष्क ग्रीष्म ऋतु में एक साथ अपनी पत्ती गिराते हैं और वाणिज्य रूप से उपयोगी होती हैं क्योंकि इनकी लकड़ी कोमल लकड़ी होते हैं। और प्रमुख वनस्पति जैसे सागवान, आम, साल, शीशम, चंदन। दो प्रकार की वनस्पति मिलती है इनमें भी, आर्द्र पतझड़ और शुष्क पतझड़। तो आर्द्र पतझड़ होती है जो 16 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, सागवान और शीशम। और शुष्क पतझड़ होती है जो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और साल, सागवान, तेंदू, पलास। तो जहाँ पे आर्द्र पतझड़ तो जो होता है जहाँ पे ज्यादा वर्षा, और शुष्क जहाँ पे वर्षा थोड़ी कम है, जैसे उत्तरी भारत में। फिर उष्ण कटिबंधीय है कांटेदार वनस्पति, तो वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है और पर्ण रहित वृक्ष होते हैं ये। मुख्य प्रजाति है केजड़ी, बबूल, पलास, नीम। फिर जल का वाष्पीकरण रोकने इनकी पत्तियां छोटी व कांटेदार होती हैं। फिर मृदुवत वनस्पति, तो वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है और मुख्य प्रजाति है कौन सी, कैक्टस और नागफनी। फिर है मैनग्रोव वनस्पति, तो डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती, मीठे तथा खारी दोनों प्रकार के जल में मिलती है। न्यूमेटाफोर्स नामक जड़ें होती हैं जो सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करती है। और बीज पेड़ पर ही अंकुरित होते हैं। और विश्व के 3% मैंग्रोव भारत में मिलती है, जो कि है सुंदरवन में। और जो बीज पेड़ पे अंकुरित होते हैं उनको कहते हैं विविपेरी। जरायुजता। फिर पाई जाती है पर्वतीय वनस्पति। तो विभिन्न ऊंचाई पर विभिन्न वन मिलते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के वन मिलते हैं। तो 0 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर हमको मिलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़। फिर हम 1000 से 2000 पे जाते हैं तो हमें मिलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। फिर हम 2000 से 3000 पे जाते हैं तो हमको मिलते हैं कोणधारी वनस्पति। और जो हम जाते हैं 3000 से 4000 तो हमें मिलते हैं अल्पाइन वनस्पति। तो अल्पाइन वनस्पति में क्या होता है, वर्षा तथा तापमान कम होता है, छोटे पेड़ होते हैं और शीतोष्ण घास मिलती है यहाँ पे, मोस्टली तो घास होती है, जैसे कि लाइकेन, मॉसेस और हनीसकल और जुनी। फिर आते हैं कौन सी, कोणधारी वनस्पति। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे मिलते हैं वो वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोगी होते हैं। और यहाँ पे वर्षा भी 200 से 250 सेंटीमीटर हो जाती है
और यहाँ पे मिलती है जैसे लकड़ी में कोमल होती है इसकी, तो यहाँ पे फर है, स्प्रूस, चीड़ आदि के पेड़ मिलते हैं। फिर है एक सबसे नीचे वाली, तो उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनस्पति। तो इसमें क्या होता है, इसमें 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच में होते हैं। ये दो प्रमुख प्रकार के होते हैं, एक उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन और एक चीड़ वनस्पति वाले। तो ये 88 डिग्री ईस्ट देशांतर के पूर्व में मिलते हैं। कौन से? चौड़ी पत्ती वाले वनस्पति। और यहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पे चीड़, पाइन, देवदार मिलते हैं। और चीड़ वनस्पति मिलती है 88 डिग्री ईस्ट के पश्चिम में। तो 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और मेवल, ओक, चेस्टनट यहाँ पे पेड़ मिलते हैं। फिर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़, यानी कि सबसे नीचे वाली। तो 1000 की ऊंचाई तक मिलते हैं, लगभग 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और सिवाल एक पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे होते हैं। फिर अपन देखते हैं अगला कौन सा है, शोला वन। तो शोला वन में आते हैं दक्षिण भारत की स्थानिक वनस्पति और 1800 मीटर ऊंचाई पर मिलती है नीलगिरी क्षेत्र में। जल धारण क्षमता अधिक होती है इसको, इसलिए इनको जल स्तंभ भी कहते हैं। और एक प्रकार के सदाबहार वन है। और इसमें क्या होता है, वनों के बीच में घास के मैदान होते हैं। फिर है वनों के वर्गीकरण। तो प्रशासनिक वर्गीकरण होता है जिसमें आरक्षित और है, फिर एक संरक्षित और अवर्गीकृत। तो आरक्षित यानी रिजर्व, रिजर्व में है 13%, संरक्षित में है यानी, और अनक्लासिफाइड है एक जो है कितना, 4%, और संरक्षित है 6%, और आरक्षित है 13%। फिर नवीन वर्गीकरण जिसमें हमें राजकीय वन है 95%, सामुदायिक वन है 3% और व्यक्तिगत वन है 2%। फिर वृक्ष के आधार पर वर्गीकरण, तो अति सघन, अति सघन है 3%, जो कि वन क्षेत्र इनका घनत्व बहुत ज्यादा है 70% से अधिक। फिर है मध्यम सघन, जिनमें 9% है और इनमें वन क्षेत्र घनत्व 40 से 70% होता है। फिर एक होते हैं खुले वन, तो इनका प्रतिशत है 9%। तो वन क्षेत्र घनत्व इनका होता है 10 से 40%। तो वृक्ष के आधार पर हमारा है 21.71%, और प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर हमारे वन है 23.58%। फिर वनावरण क्या है, भूमि क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक और वृक्ष क्षेत्र का घनत्व हो कितना, 10% से अधिक। तो भूमि क्षेत्रफल तो 1 हेक्टेयर से अधिक हो, और वृक्ष का जो छत्र घनत्व है वो हो उसमें 10% से अधिक, तो उसको हम वनावरण बोलेंगे। वन रिपोर्ट में हमारी फर्स्ट 1987 में आई थी और हर 2 वर्ष बाद आती है। 2021 में 17वीं आई है। वनों में वृद्धि हुई है हमारी, जो कि हुई है 2261 स्क्वायर किलोमीटर। 1540 तो वनावरण है और 721 वृक्षावरण है। फिर है वृद्धि सबसे ज्यादा खुले वाले वनों की हुई है, फिर अति सघन और फिर मध्यम सघन। फिर सबसे अधिक वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में। सबसे अधिक कमी किसमें हुई है, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक है एमपी में, अरुणाचल में और छत्तीसगढ़ में। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप, मिजो और अंडमान में। 75% से अधिक है 5 राज्यों में। 33% से अधिक है 17 राज्यों में। फिर है हमारे पास है 4992 स्क्वायर किलोमीटर मैनग्रोव, जो 17 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ती हुई है, और उड़ीसा में सर्वाधिक है, गुजरात में कमी देखने को मिली है। फिर आती है सॉइल। सॉइल है कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्वों के मिश्रण, निर्माण चट्टानों के अपक्षय से। मुख्य घटक है खनिज, जल, वायु तथा जैव पदार्थ। फिर अनवीकरणीय संसाधन, हालांकि कुछ तत्व जैसे ह्यूमस नवीकरणीय हैं। और प्रभावित करने वाले कारक होते हैं किसको, सॉइल को। तो वो होते हैं कौन से, सक्रिय कारक और निष्क्रिय। सक्रिय में आते हैं जलवायु। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जीवाणु सक्रिय होकर ह्यूमस निर्माण करेंगे, तापमान कम होगा तो जीवाणु कम सक्रिय होकर ह्यूमस अम्ल निर्माण करेंगे। फिर है वर्षा। वर्षा अधिक तो घुलनशील पदार्थ सिलिका, चूना नीचे चले जाते हैं और उर्वरता कम,
लेटराइट जैसे कि लेटराइट में, और वर्षा अगर कम है तो शुष्क मृदा जैसे लवणता अधिक रहती है। तो सक्रिय में पहले तो होगी जलवायु, जलवायु में भी अपन ने देख ला तापमान और वर्षा। फिर होती है जैव पदार्थ, तो जैव पदार्थ में देखते हैं जीवाणु मृत जैव पदार्थ का अपघटन कर ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जिससे मृदा उपजाऊ तथा गहरे रंग की होती है। फिर है निष्क्रिय, निष्क्रिय में आते हैं मूल चट्टाने। तो चट्टान में पाए जाने वाले खनिज मृदा में भी आग्नेय चट्टान में लोहे की मात्रा अधिक होती है, और अतः लाल पीली मृदा में भी लोहे तत्व अधिक। फिर उच्चावच, पर्वतीय क्षेत्र में अधिक अपरदन, फलस्वरूप पतली परत, समतल मैदान के में जमाव के कारण मोटी परत होती है। फिर समय समय सॉइल प्रोफाइल यानी मृदा परिच्छेदिका के विकास के लिए उच्च समय अवधि आवश्यक है। और मानव क्रिया है, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग करने से मृदा के कारकों में असंतुलन हो जाता है। फिर अवस्थिति के आधार पर क्षेत्रीय, तो जनक चट्टान के गुण अधिक होते हैं, कण मोटे मोटे होते हैं और अपरदन कम होता है। फिर मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है क्षेत्रीय में, और अक्षेत्रीय में जनक चट्टान के गुण कम होते हैं, कण बारीक होते हैं और अपरदन अधिक होता है। फिर मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता। अब मृदा परिच्छेदिका क्या है? तो सोइल प्रोफाइल, तो इसको कहते हैं OABCR। तो ओ से कार्बनिक, ए से सही मृदा, सतही मृदा, फिर है बी से उपमृदा या अपमृदा, और सी से है अधस्तर, और आर से है आधारी सेल। अब है वन, तो वन देख लेते हैं अपन। भारत की मृदा, मृदा देखेंगे। अब देखेंगे अपन मृदा। तो भारत की मृदा में मोस्टली NPK और ह्यूमस, तो इनमें देखते हैं क्या क्या होता है अपना कंटेंट। तो जनरल में हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, और पोटास यानी के की हमारे अधिकता देखी गई है। तो अब हम देखते हैं क्या क्या है। तो मृदा, मृदा में जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा में NPH की तो कमी है और ज्यादा है के। अब इसको उपयोग होता है कहाँ पे? गहन कृषि में। फिर ये उत्तरी मैदान क्षेत्र में, तटवर्ती मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलती है। और इसका इसका क्या काम है? जैसे इसको अन्य में कहते हैं, इसको देखो निक्षेपण मृदा भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये निक्षेपित करके लाती है नदियाँ। फिर अक्षेत्रीय मृदा है, क्योंकि ये जहाँ पे ये बनती है उसके क्षेत्र पे नहीं मिलती, दूसरी जगह पे आती है। फिर परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता, और इसमें बारीक कण होते हैं, जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। फिर कादर तथा बांगर दो उप प्रकार मिलते हैं इसके, और देश के 40% क्षेत्र में ये मिलती है, और इसका रंग धूसर होता है। फिर है काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में NPH की कमी होती है और ज्यादा होती है किसमें? के में। और मैग्नीशियम, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, लाइम चूना, लोहा में ये ज्यादा होती है। तो इसको अपन रेगुरे कपासी मृदा भी कहते हैं, और ये प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलती है। अब इसका क्या कहते हैं? इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से, और मृणमय प्रकार के कण मिलते हैं यानी क्ले प्रकार के। फिर जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। फिर स्वतः जुताई वाली मृदा होती है, और इसको टाइटेनीफेरस मैग्नीटाइट के कारण इसका रंग काला हो जाता है। फिर है लाल पीली मृदा, तो इसमें NPH की कमी है और के की अधिकता है, और उसके साथ में फेरस यानी कि लौह तत्व का यहाँ पे अधिकता देखी गई है, और ये मिलती है प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में। और आग्नेय कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, और ये जल योजित होने पर पीली हो जाती है। पीली क्यों हो जाती है? क्योंकि लोहा है तो जंग लग जाती है, तो पीली हो जाती है। फिर उच्च भूमि, उच्च भूमि क्षेत्र में कण मोटे होते हैं और मैदान में इसके कण बारीक होते हैं। अब ये देख लेते हैं लाल पीली कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत में है काली, और ऊपर है कौन सी? जलोढ़। अब आते हैं अपनी लेटेराइट, तो इसमें NPK, NPK की कमी होती है, तो ये पहली मृदा है जिसमें के की कमी है, तो इसको याद रखना है अपन को। और फेरस, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, उनकी अधिकता होती है, और ये मुख्यतः पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में और मेघालय पठारी क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। तो इसका उपयोग होता है रोपण कृषि में, जहाँ पे चाय, कॉफी के रोपण के लिए। फिर ये उच्च तापमान पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में।
और यहाँ पे निक्षालन प्रक्रिया होती है यानी लीचिंग लीचिंग होती है, ठीक है, जिसमें इसको और सिलिका चूना यहाँ पे लीच हो जाता है, सिलिका और चूना लीच हो जाता है। फिर ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण मृदा कठोर हो जाती है और उपयोग इसका होता है ईंट निर्माण में। मृदा उपजाऊ नहीं है क्योंकि जिस मृदा से मिट्टी ईंटें बन रही है वो मृदा उपजाऊ तो होगी नहीं। फिर शुष्क शुष्क मृदा, तो इसमें क्या होता है NKH, इनकी कमी है, और जो फास्फोरस की जहाँ पे कमी होती थी उसकी अधिकता है, तो ये भी अपन को याद रखते हैं, ये भी एक्सेप्शन है। तो उच्च ताप तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये होती है। और बलुआ प्रकृति की मिट्टी होने से मोटे मोटे कण होते हैं ये। जल धारण क्षमता इसमें कम होती है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने पर उपयोग कृषि के लिए हो जाती है, और नीचे के हिस्से में कंकर की परत जिसके कारण पानी का रिसाव नीचे नहीं हो पाता। तो ये अपने कहाँ पे मिलती है, राजस्थान में, ठीक है। फिर है, तो याद रखना है राजस्थान की मृदा में क्या है, फास्फोरस की तो अधिकता है, और नाइट्रोजन पोटास और ह्यूमस की कमी है। फिर लवणीय NPH की कमी, और वही जो एक ही ज्यादा है यहाँ पे, जहाँ यहाँ पे रेगुलर इसको कहते हैं रे कलर ऊसर भी कहते हैं इसको, रे कलर और ऊसर भी, ठीक है। फिर जहाँ उर्वरक सिंचाई का उपयोग अधिक होता है वहाँ पे मिलती है, और कोशिकत्व क्रिया के कारण ऊपरी परत में लवण की सांद्रता अधिक हो जाती है, अनउपजाऊ होती है, क्योंकि और इसको मुख्यतः हरित क्रांति से इसका निर्माण हुआ है। जिप्सम रॉक फॉस्फेट से मृदा को यहाँ पे ठीक करते हैं, जिप्सम से रॉक फॉस्फेट से। फिर है पीट में नाइट्रोजन फास्फोरस तो कम ही होती है, और ह्यूमस और पोटाश की अधिकता होती है, तो यहाँ पे भी याद रखना है ह्यूमस इधर चला गया। फिर ये दलदली मृदा में भी इसको कहते हैं, दलदली मृदा भी कहते हैं, और जलमग्न क्षेत्रों में ये मिलती है, और वनस्पति अधिक होने के कारण ऑक्सीजन का आदान प्रदान यहाँ पे कम होता है, तो ये याद रखना है दलदल वाली क्षेत्र में। तो अभी ह्यूमस तो ज्यादा हो गई, तो इसको तटवर्ती आर्द्र भूमि तराई और डेल्टा क्षेत्रों में मिलती है। फिर है पर्वतीय, पर्वतीय तो अपन देख लेंगे कुछ होती होगी तो। फिर ICR के अनुसार मृदा का वर्गीकरण, तो उसने बताइए ICR के अनुसार मृदा का वर्गीकरण, जलोढ़ जिसको कहते हैं इंसेप्टिसोल, फिर है एक एंटीसोल, एक कहते हैं एल्फिसोल, एक होती है वर्टिसो, एक होती है एरिडोसोल, और एक होती है यूटीसोल। तो इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, अल्फिसोल, वर्टिसोल, एरिडोसोल और यूटीसोल। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका ने मृदा के 12 वर्गीकों को बताए हैं, एरिडोसोल, वर्टिसोल, अल्फिसोल, जेलिसोल, एंडीसोल, मॉलिसोल, इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल, फिर है ऑक्सीसोसोल, एल्टिसोल, स्पोडोसोल और एंटीसोल। ये मेरे को काम का नहीं लग रहा, हटाओ। फिर मृदा संरक्षण कैसे करेंगे, तो मृदा एक अनवीनीकरणीय संसाधन है, गुणवत्ता में कमी, मृदा का निम्नीकरण तथा मृदा की ऊपरी आवरण परत के हटने को मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा में की गुणवत्ता में कमी को तो मृदा निम्नीकरण कहते हैं, मृदा के ऊपरी आवरणीय परत को हटने को मृदा अपरदन कहते हैं। तो अपरदन के प्रकार क्या है, अपरदन का प्रकार है ऑसफॉल, ऑसफॉल यानी वर्षा बूंदों से मिट्टी पर आघात से कणों का पृथक्करण। फिर है परत अपरदन, तो जब वर्षा के जल के साथ ऊपरी परत बह जाए। फिर है रेल अपरदन, जल के कारण छोटी कम गहरी नालियां बनती हैं। फिर अवनलिका, जब रेल अपरदन की नालियां बड़ी और विस्तृत हो जाती हैं। फिर पवन अपरदन, पवन द्वारा मैदान अथवा ढाल युक्त क्षेत्र से मृदा को उड़ाकर ले जाना। फिर धारा अपरदन, जल की धारा तीव्र ढाल से बहती है तो मृदा का अपरदन करती है। फिर मानव जन्य कारक जिसमें नवीनीकरण, अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, खनन आदि इसके प्रमुख हैं। फिर अगली है कौन सी, भारत की जनसंख्या। तो भारत का क्षेत्रफल है 2.4 और यहाँ पे जनसंख्या है 17.5। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 121 करोड़ लोग रहते हैं। जनसंख्या का वितरण वितरण असमान है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। फिर देशों के 30% क्षेत्रफल पे 50% जनसंख्या है, और देश के 30% क्षेत्र पर 50% जनसंख्या, पर्वतीय राज्यों में 16% क्षेत्र पे 4% से भी कम जनसंख्या है। फिर भौगोलिक आधार पर जनसंख्या का वितरण देखते हैं अपन। तो भौगोलिक में देखो ऐसे है,
ये है पर्वतीय वाले, यहाँ पे देखो मध्यम सघन है बीच में पेनिनसुला वाला, फिर सघन वाली है कौन सी, कोस्ट तट पे और मैदान में, जो गंगा का मैदान है और कोस्ट तट है यहाँ पे सघन है, और प्रायद्वीपीय पे है मध्यम, और जो निम्न है जो है पर्वत पे और यहाँ पे अपने रेगिस्तान में और पूर्वी में, तो उत्तर पूर्व में कम है, ठीक है। फिर है वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक देखते हैं। तो पहले आता है स्थलाकृति, जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कारक में तो स्थलाकृति, तो लोग पठारों और पहाड़ों के बजाय मैदान पर रहना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि कृषि, विनिर्माण, सेवा कार्य के लिए उपयुक्त। फिर जलवायु, लोग आमतौर पर रेगिस्तान, ध्रुवीय क्षेत्रों की बजाय अत्यधिक बहुत ठंडे और बहुत गर्म क्षेत्रों से दूर रहते हैं। फिर मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए अच्छी होती है। अत्यधिक आबादी ब्रह्मपुत्र गंगा के उपजाऊ मैदानों में निवास करती है। फिर पानी, जहाँ पानी के स्रोत आसानी से उपलब्ध जैसे नदी घाटियां, वहाँ घनी आबादी। सामाजिक कारक, बेहतर आवास, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा वाले क्षेत्रों में अधिक आबादी पाई जाती है। आर्थिक कारक जैसे औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्रों में रहते हैं। फिर अगला है जनसंख्या घनत्व। 2011 जनगणना के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, बिहार में 1106 और वेस्ट बंगाल में कितना है 1028। तो ये तो हो गया राज्यों में सबसे ज्यादा। फिर यूटी में दिल्ली में है कितना 11,320 और चंडीगढ़ में है 9,258। तो ये हो गया यूटी में। फिर है कौन सा, अरुणाचल में है 17 और मिजोरम में है 52। फिर अंडमान निकोबार में है सबसे कम 46 और दादरा नगर में है 700। तो यूटी में देख लिया अपन ने। तो अपन देखते हैं कहाँ पे डेंसिटी 382 से ज्यादा है। तो ये वाला क्षेत्र है, और अपन ने देख लिया ये नीचे वाला क्षेत्र है यहाँ पे। फिर है जनसंख्या वृद्धि। तो वृद्धि दशकीय आधार पर देखी जाती है। 1901 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि में चार अव- अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। 1901 से 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि को चार अवस्थाओं में विभाजित। पहली है मंद वृद्धि का काल, जो कि 1901 से 2000 1901 से 1921, जो कि है 23 से 25 करोड़ लोग थे और 0.727 की वृद्धि दर थी। पर जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी यहाँ पे, जो थी -0.31, -31। फिर वर्ष 1921 को महान जनांकीय विभाजक वर्ष भी कहते हैं क्योंकि विकास दर बहुत कम थी और अकाल, महामारियों, भोजन की कमियों के कारण मृत्यु मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी। फिर है स्थिर वृद्धि का काल, तो 1921 से 1951, तो यहाँ पे 25 करोड़ से 36 करोड़ हुए लोग, और यहाँ पे 1.45 यानी कि 1.45 वृद्धि हुई प्रतिशत की। फिर अकाल, महामारियों पर नियंत्रण पा लिया गया और प्राकृतिक वृद्धि यहाँ पे देखी गई कितनी 13 की, और वहां पे ऊपर थी कितनी थी प्राकृतिक वृद्धि 1 की। फिर तीव्र वृद्धि का काल, जो 1951 से 1981 को कहते हैं, और यहाँ पे 36 से लेके 68 करोड़ हो गई जनसंख्या, 36 से बढ़कर 68, और यहाँ पे 2.9% की वृद्धि हुई। फिर द्वितीय जनांकी विभाजक कहते हैं क्योंकि 1951 के बाद तीव्र वृद्धि देखी गई और विकास कार्यों में तेजी हुई, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ। यहाँ पे प्राकृतिक वृद्धि थी 23 की। फिर थी घटती वृद्धि का काल, तो 1981 से 2011, यहाँ पे 68 से 121 करोड़ हो गई जनसंख्या, पर यहाँ पे वृद्धि दर हो गई 2.5, जो कि पहले थी 2.9, और यहाँ पे प्राकृतिक वृद्धि दर हो गई 16, जो कि पहले थी 23। फिर परिवहन नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टैग दिए गए, जैसे हम दो हमारे दो जैसे नारे दिए गए, जागरूकता में वृद्धि की गई और परिवहन नियोजन पे बल दिया गया। फिर है जनांकीय संक्रमण की अवस्थाएं। तो संक्रमण की अवस्थाएं सबसे पहले होती है मृत्यु दर बहुत अधिक होती है और जनसंख्या कम होती है और जन्म दर भी बहुत अधिक होती है। फिर अगले वाले स्टेज में जन्म दर तो अधिक रहती है पर मृत्यु दर धीरे धीरे कम होने लगती है और जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। फिर एक टाइम आता है जहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, तो फिर बिल्कुल बहुत ऊपर हो जाती है और मृत्यु दर बिल्कुल कम हो जाती है, और जब जब इसमें जन्म दर भी धीरे धीरे कम होने लगती है।
तो ये इसका चरण है। तो पहला चरण उच्च स्थिर अवस्था, जिसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उच्च और जनसंख्या स्थिर होती है। फिर दूसरी होती है प्रारंभिक विस्तार, जिसमें मृत्यु दर में गिरावट होने लगता है, जबकि जन्म स्तर में अपरिवर्तित जनसंख्या रहती है। तो अपरिवर्तित रहती है मृत्यु जन्म दर, इससे जनसंख्या में तेजी से बढ़ने लगती है। फिर है विलंबित विस्तार। तो वर्तमान में भारत इस दौर में चल रहा है, जिसमें मृत्यु दर में गिरावट देखी जा रही है और जन्म दर में भी गिरावट शुरू हो गई है और जनसंख्या धीमी गति से बढ़ने लगती है। बढ़ तो रही है पर धीमी गति से। फिर निम्न स्थिर अवस्था, जो कि जापान में वर्तमान में देखी जा रही है, जिसमें निम्न जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है, जिसके कारण जनसंख्या फिर से स्थिर हो जाती है। फिर है दशकीय वृद्धि दर। तो दशकीय वृद्धि दर 17.7% है 2001 से 2011 के बीच में। आजादी के बाद भारत की दशकीय वृद्धि दर 20% से कम पहली बार रही है। फिर सबसे अधिक मेघालय में है, जो कि है 27.9। सबसे कम है नागालैंड में, जो कि है -0.6%। राजस्थान की कितनी है 21.3%। फिर हमारे जो औसत से अधिक वाले क्षेत्र हैं वो हैं कौन से? जम्मू कश्मीर, नीचे के राजस्थान, यूपी, बिहार, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये वाले क्षेत्र हैं औसत से अधिक, मतलब 17.7 से, ठीक है। और फिर ये आंध्र प्रदेश क्या, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और नीचे के जो राज्य हैं वो औसत से कम वाले हैं। फिर है साक्षरता। तो 1961 और 2011 का देखते हैं तो साक्षरता दर हमारी 28% थी, जो अब 73% हो गई है। और पुरुष साक्षरता हमारी 40% थी 1961 में, जो कि अब 80.9% हो गई है, यानी 2 गुना। और महिला साक्षरता 15% थी 1961 में, जो कि हो गई है 64.6%, यानी कि 4 गुना। और साक्षरता दर हमारी पहले 28 थी, जो अब हो गई 73। फिर है औसत से अधिक साक्षरता कहाँ-कहाँ पर है? तो वो है पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यूके, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। ये है औसत से अधिक साक्षरता दर। पर साक्षरता वितरण क्षेत्रीय रूप से असमान है और उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में अधिक साक्षरता है। आंतरिक भाग की जगह तटवर्तीय क्षेत्रों में अधिक साक्षरता है। पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता से अधिक है और इसका अंतर 16.3% है। सर्वाधिक अंतर राजस्थान में है और न्यूनतम अंतर मेघालय में है। फिर लिंगानुपात 2011 में लिंगानुपात हमारा 943 है और सबसे औसत से अधिक लिंगानुपात कौन कौन से जिले में है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फिर है तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यहाँ पे लिंगानुपात अधिक है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम वो राज्य हैं एक तो जिनमें जनजातीय क्षेत्र आ जाता है। अगला है जलवायु। तो भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु मानसून पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। फिर अधिकतम वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। पहली स्थिति व उच्चावच से संबंधित कारक और दूसरा वायुमंडलीय दाब तथा पवनों से संबंधित कारक। फिर है स्थिति व उच्चावच से संबंधित कारक। उसमें आते हैं अक्षांशीय विस्तार पहला, जिसमें है अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है और कर्क रेखा 2 क्षेत्रों में विभाजित करती है। दक्षिण को तो उष्णकटिबंधीय और उत्तर को शीतोष्णकटिबंधीय में। फिर है जल तथा स्थल का विवरण। तो दक्षिण प्रायद्वीप 3 ओर जल से घिरा हुआ है और समुद्र से पवनें नमी लेके किस पे, भूभाग पे आती है। फिर है समुद्र तट से दूरी। तो उत्तर भारत समुद्र तल से दूर है, इसलिए विषम परिस्थितियां हैं, जैसे जिसको महाद्वीपीय प्रभाव की भी कहते हैं। और दक्षिण भारत समुद्र तल के पास में है, जिसके कारण समकारी जलवायु है। वहाँ पे सारे मौसम में एक समान रहता है तापमान और जलवायु, ठीक है। फिर समुद्र तल से ऊंचाई। तो ऊंचाई पर तापमान कम है और जैसे आगरा, दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पे है, परंतु आगरा का तापमान अधिक है और दार्जिलिंग का तापमान कम है। तो ऊंचाई पे तापमान क्या हो जाता है, कम। फिर है उच्चावच। उच्चावच तापमान, दाब, पवनों की दिशा, गति को प्रभावित करता है। हिमालय उत्तर से आने वाली ठंडी पवनों को अवरुद्ध करता है और अरावली मानसून शाखा के समानांतर, तो फलस्वरूप राजस्थान में शुष्क परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो हमारे हो गए
स्थिति व उच्च के आधार पे कारक कौन सा हो गया? अक्षांशीय विस्तार, ठीक है? जल व स्थल का विवरण, फिर है समुद्र तल से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई और उच्चावच। फिर वायुमंडलीय दाब पवनों से संबंधित कारक, तो इसमें आते हैं पहली वायुमंडलीय दाब व धरातलीय पवनें। तो ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में विभिन्न दाब परिस्थितियां जिसके कारण धरातलीय पवनों की दिशा निर्धारित होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनें साउथ वेस्ट आती हैं, यानी दक्षिण पश्चिम आती हैं, ठीक है? तथा शीत ऋतु में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट होती है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। फिर ऊपरी वायु परिसंचरण, तो ये हो गई जेट स्ट्रीम। तो भारत में दो प्रमुख जेट स्ट्रीम प्रभावित करती हैं, पहली पछुआ जेट स्ट्रीम और दूसरी पूर्व जेट स्ट्रीम। तो पछुआ जेट स्ट्रीम मावठ और आगमन को प्रभावित करती है मानसून के, पर पूर्व जेट स्ट्रीम मानसून के लिए सकारात्मक होती है और यह प्रभावित करती है कि यहाँ से इसके आने से तीव्रता बढ़ जाती है पूर्व जेट स्ट्रीम। फिर है जलवायु की विशेषता, तो ऋतु के अनुसार उच्च व निम्न दाब क्षेत्रों का निर्माण होता है। मानसून पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन होता रहता है। फिर मौसमी एवं परिवर्तित वर्षा होती है, जो 80% जून अगस्त में। फिर वर्षा का असमान वितरण है, मौसीराम में 1000 सेंटीमीटर से अधिक, तो लद्दाख में 12 सेंटीमीटर से भी कम। फिर मानसून में अनिश्चितता है, कहीं बाढ़ और सूखे का संकट रहता है। फिर कोपेन के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण करेंगे तो हम देखते हैं हमारा जो CWG यानी गंगा वाला प्लेन है, BWHW है हमारा जो मरुस्थल है, फिर BSHW है जो हमारा ये है। BSHW हमारे दो जगह हैं, एक तो राजस्थान का अरावली वाला और प्रायद्वीपीय भारत में नीचे की साइड। फिर हमारा AMW है जो कि है हमारे कोस्टल वाले। फिर एक AS है जो कि है हमारा तमिलनाडु की साइड वाला कोस्ट, और AMW है कौन सा? केरल की साइड वाला कोस्ट। फिर AW है जो है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और DFE है जो कि हमारा कौन सा? मिजोरम। मिजोरम क्या है ये? अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, DFE। फिर जो ई वाला है वो है अपना पर्वतीय। तो अब देख लेते हैं BWHW, तो गर्म मरुस्थल को कहते हैं, विस्तार पश्चिमी राजस्थान में है, वर्षा 0 से 25, वनस्पति मरुद्भिद, सर्वाधिक दैनिक तापांतर है। फिर AMW यानी लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रदेश, तो विस्तार है कर्नाटक में, केरल में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में, और तापमान 18 डिग्री से अधिक होता है, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, रोजवुड, एबोनी, मोहगुनी, सफेद केदार मिलते हैं, और मानसून का आगमन सर्वप्रथम यहीं पे होता है और निवर्तन अंत में होता है, और अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। फिर AS, तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रदेश है, विस्तार तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है, तापमान 18 डिग्री से अधिक होता है, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, और मुख्य वर्षा यहाँ पे मुख्यतः शीत ऋतु में होती है, और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ पे वर्षा होती है। फिर वनस्पति यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ सागवान वन मिलते हैं यहाँ पे। फिर है AW जो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है, विस्तार है प्रायद्वीपीय भारत में, और ताप है इसका 18 डिग्री से अधिक, और वर्षा यहाँ पे मिलती है 50 से 200 सेंटीमीटर। फिर अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, वनस्पति है शुष्क पतझड़ है, प्लस में घास के मैदान, यानी कि शुष्क पतझड़ में आते हैं साल के वन। फिर CWG जो शुष्क शीत ऋतु होती है, और शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रदेश है जिसमें विस्तार है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तापमान है विषम, क्योंकि भीषण तो गर्मी होती है, शीतलहर होती है। फिर है महाद्वीपीय प्रभाव कहते हैं जिसको, क्योंकि प्रायद्वीप कौन से समुद्र से बहुत दूर है। फिर वर्षा वर्षा यहाँ पे वर्षा पूर्व से पश्चिम में वितरण कम होता है यहाँ पे, तो यहाँ से पूर्व से पश्चिम में जाने पे वर्षा का वितरण कम होता है, 50 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार तथा उष्ण आर्द्र एवं शुष्क पतझड़ है। अब ये BSHW, तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, इसका विस्तार है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, और तापमान विषम परिस्थितियां हैं, वर्षा यहाँ पे 25 से 50 सेंटीमीटर ही होती है। और
वनस्पति है यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनस्पति जैसे केचड़ी, बबूल, नीम। फिर है DSC, तो लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु। तो शीत ऋतु यहाँ पे आर्द्र है, तो ये विस्तार है अरुणाचल में। और वनस्पति चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति मिलती है। तापमान होता है 100 से 200 सेंटीमीटर। फिर ये हो गया। उसके बाद है भारत के शैल क्रम। तो आर्कियन समूह पहला आता है आर्कियन, दूसरा आता है पुराण समूह और तीसरा आता है द्रविडियन समूह और चौथा आता है आर्यन समूह। तो APDDA। फिर है आर्कियन क्रम। आर्कियन क्रम में जो चट्टानें आर्कियन समूह में आती है, आर्कियन क्रम की और धारवाड़ क्रम की। फिर है पुराण समूह, इसमें आती है कुडप्पा क्रम की और विंध्यन क्रम की। द्रविडियन का पता नहीं मेरे को। और आर्यन में आती है गोंडवाना क्रम की, दक्कन क्रम की, टर्शियरी क्रम की और क्वाटरनरी क्रम की। अब आर्कियन क्रम की चट्टानें, तो ये निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडे होने से हुआ प्राचीनतम चट्टानें हैं और मूल स्वरूप इनका आग्नेय है। तो इनका सॉरी ये मूल स्वरूप जो इनका आग्नेय था उसको खोकर कायांतरित हो चुकी है, यानी कि अब ये मेटामॉर्फिक हो चुकी है। फिर अत्यधिक गहराई में पाई जाती है आधारभूत चट्टानें हैं ये, और खनिज पाए जाते हैं पर दोहन संभव नहीं है, जीवाश्म नहीं है। मुख्य रूप से निस तथा शिस्ट चट्टानें मिलती हैं। तो यह है आर्कियन। अब आर्कियन में ये आर्कियन समूह का आर्कियन हो गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि ये आर्कियन के बाद बनी है तो अवसाद तो हो ही गई है। फिर निर्माण इनका आर्कियन क्रम की चट्टानों के अवसादों से हुआ है, मूल रूप खोकर ये कायांतरित हो चुकी हैं। सर्वाधिक प्राप्ति धारवाड़ जिले के बेल्लारी, शिमोगा, होसपेट में है। जीवाश्म नहीं है और धात्विक खनिजों से संपन्न है। आर्थिक दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फिर है कुडप्पा क्रम की चट्टानें, जो कि कौन से में आती है, ये आती है पुराण समूह में, पुराण समूह की है। और निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अवसादों से होता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते, आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से एस्बेस्टोस, स्लेट, चूना पत्थर आदि मिलते हैं। और पुराण समूह की चट्टानें ये अपन ने बताया था। फिर ये मिली है प्रोटेरोजोइक ईयन में। और ऊपर वाली कौन से में मिली थी, आर्कियन ईयन में, और ये सब आर्कियन। फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें, तो ये अवसादी चट्टानें होती है, पुराण समूह की है और मुख्य रूप से बालू पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट। उपयोग मुख्य रूप से इमारती पत्थर के रूप में होता है और सीमेंट उद्योग में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक फैली हुई है ये, और ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर आती हैं कौन सी, द्रविड़ीय क्रम की चट्टानें। द्रविड़ीय क्रम की चट्टानों में सिर्फ यही होती हैं, और ये कैम्ब्रियन से कार्बोनिफेरस काल में बनी हैं और अवसादी चट्टानें हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं इनमें। और मुख्य रूप से कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला यहाँ पे बहुत अधिक मिलता है इन चट्टानों में। फिर है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तो जीवाश्म पाए जाते हैं और भारत का 90% कोयला बिटुमिनस इन्हीं चट्टानों से मिलता है, गोंडवाना क्रम की से। ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से नदी घाटीय क्षेत्रों में मिलती है। और ये आर्यन समूह की चट्टानें हैं, ये कार्बोनिफेरस से जुरासिक के बीच में बनी हैं। फिर दक्कन क्रम की चट्टानें जो क्रिटेशियस काल में बनी हैं, आर्यन समूह की चट्टानें हैं, तरारी ज्वाला उद्गार से बनी हैं, बेसाल्ट लावा के फैलने से बनी हैं, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से काली मृदा यहाँ पे बनी है। फिर टर्शरी क्रम की चट्टानें, इस क्रम की चट्टानों से हिमालय का निर्माण हुआ है। जीवाश्म में ईंधन इसी क्रम में है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन के लिए जरूरी है। फिर ये कश्मीर में करेवा का निर्माण करती है और आर्यन समूह की चट्टानें हैं। फिर क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, तो ये नवीनतम चट्टानें हैं, ये भी एक आर्यन समूह की चट्टान है और इनका निर्माण हुआ है प्लिस्टोसीन तथा होलोसीन में। थार मरुस्थल, सिंध के मैदान, कच्छ का रण में ये पाई जाती है। फिर मानसून, तो भारत में अपन बताएंगे ITCZ है और ऊपर है कौन सा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, और नीचे है कौन सा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, पर ये साउथल है, साउथ में, और ये नॉर्थ में है। ठीक है बस। अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में ITCZ ऊपर चला गया, जिसके कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें इधर की साइड मुड़ गई। तो अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना ITCZ, तो फ्लोन द्वारा प्रतिपादित है। ग्रीष्म ऋतु में ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाता है
परिणाम स्वरूप ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में वर्षा होती है और दाब पेटियों के विस्थापन पर आधारित है। तो जून में ITCET 20 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच आता है। भारत पर निम्न दाब परिस्थितियां हो जाती हैं तीव्र, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वा पवनें ITCZ की ओर आकर्षित होती हैं और ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में कैरोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती हैं तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों का रूप लेती हैं। जल वाष्प ग्रहण कर वर्षा करती हैं। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। फलस्वरूप भारत में HTHP भी आ जाता है का प्रभाव बढ़ जाता है और ये पवनें स्थल से जल की ओर चलने लगती हैं, जिसके कारण शीत ऋतु में शुष्क परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। फिर है मानसून। मानसून शब्द का कहाँ से, मानसून शब्द की अपन बताते हैं डेफिनेशन। शब्द अरबी भाषा का शब्द मौसम से लिया है। मानसून अर्ध स्थायी पवनों का नाम है और हर 6 महीने में दिशा परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें चलती हैं और शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें। फिर है अगला कौन सा है, ऊष्मीय सिद्धांत। तो हेली द्वारा प्रतिपादित है। ऊष्मीय सिद्धांत में उसने बताया ग्रीष्म ऋतु में भारतीय प्रायद्वीप समुद्र की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। फलस्वरूप प्रायद्वीप से निम्न वायु दाब तथा समुद्र में उच्च वायु दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण पवनें दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जल से स्थल चलने लगती हैं। दाब में अंतर दाब प्रवणता और तापीय भिन्नता जल स्थल के बीच होती है। तो दाब में अंतर वो कहते हैं दाब प्रवणता और तापीय भिन्नता होती है। ठीक है। फिर है स्पेट की चक्रवातीय परिकल्पना। तो स्पेट ने बताया पवनें चक्रवातों की उत्पत्ति का परिणाम है। ये चक्रवात विभिन्न वायुपुंजों के मिलने पर बने वाताग्रों के कारण उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वाताग्र बनने की प्रक्रिया अत्यंत शक्तिशाली होती है, अतः ये वाताग्र महासागर से वर्षा भारी पवनों को आकर्षित करते हैं। फिर जेट स्ट्रीम परिकल्पना। तो क्षोभ मंडल में उच्च क्षोभ मंडल यानी उच्च वायुमंडल में चलने वाली पवनें जो कि तीव्र गति की होती है। फिर ये स्थायी उपोष्ण कटी पछुआ जेट स्ट्रीम होती हैं और एक होती है उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम। तो अस्थायी कौन सी होती है, उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम। तो स्थायी तो होती हैं दो, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ और उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम, और अस्थायी होती है उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम। फिर भारत को प्रभावित करने वाली जेट स्ट्रीम है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम और पूर्वा जेट स्ट्रीम। तो उपोष्ण कटिबंधीय बताई थी MT यिन द्वारा और पूर्व जेट स्ट्रीम बताई थी पी कोटेश्वरम ने। फिर उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम का मार्ग ऋतु अनुसार परिवर्तित होता है। शीत ऋतु में सूर्य मकर पर सीधा पड़ता है, फलस्वरूप जेट स्ट्रीम का प्रवाह भी दक्षिण की ओर खिसकता है। तिब्बत पठार हिमालय से दो धाराओं में विभक्त कर देता है इसको, जेट स्ट्रीम को, और भूमध्य सागर में बनने वाले चक्रवातों के साथ लाती है, जिससे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में क्या भारत में मावठ वर्षा होती है। फिर जून में सूर्य कर्क पर सीधा चमकता है। जेट स्ट्रीम का संपूर्ण प्रभाव तिब्बत के उत्तर में खिसक जाता है तथा ITCZ भारत पर स्थापित, तब भारत में मानसून वर्षा होती है। फिर है ये तो अपन ने देख लिया, ये ऐसे ऐसे आई और उत्तर में खिसक गई और दक्षिण में शीत ऋतु में। फिर पूर्व जेट स्ट्रीम, तो इसको पी कोटवेश्वरम ने बताया था। और ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार गर्म होने पर वायु ऊपर उच्च वायुमंडल में एकत्रित हो जाता है। यह वायु विषुवत रेखीय क्षेत्र की ओर चलने लगती है। यह वायु दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास उच्च दाब का निर्माण करती है और मैस्केरन हाई यानी उच्च दाब की तीव्रता मानसून को सकारात्मक प्रभावित करती है। फिर है सोमाली जेट स्ट्रीम, तो निम्न वायुमंडल में पाई जाती है और अफ्रीका के पूर्वी तट से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर मानसून पर सकारात्मक प्रभाव डालती है सोमाली जेट स्ट्रीम। फिर है अल नीनो, तो पेरू के तट के निकट तापमान सामान्य से यानी कि 2 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। भारत में मानसून प्रक्रिया कमजोर हो जाती है और इसको धकेलने वाला बल कमजोर हो जाता है मानसून को। फिर भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन धारा को यानी कि हम्बोल्ट को प्रतिस्थापित कर देता है। फलस्वरूप पेरू तट पर तापमान बढ़ता है। ये है वाकर चक्र परिवर्तन। और अल नीनो के दौरान दाब परिस्थितियों का पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है
वाकर चक्र की दिशा में परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। फिर एक प्रभाव होता है इसका क्या, वायुमंडलीय परिसंचरण विकृति हो जाती है, समुद्री जल में अनियमितता होती है। फिर पलवक पलवक कमी हो जाती है जिसके कारण मछलियां भी कम होती हैं और व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं। फिर ला लीनो तो पेरू तट पर ठंडे पानी के अपलवन हो जाता है जिसके कारण व्यापारिक पवनें अत्यधिक तीव्र हो जाती है, मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पवनों को धकेलने वाला बल प्रबल हो जाता है। फिर हिंद महासागर ये द्विध्रुवीय यानी डाइपोल। तो जब हिंद महासागर के पश्चिम में गर्म जल स्थित तथा पूर्व में ठंडा जल, तो उसे सकारात्मक द्विध्रुव की स्थिति कहते हैं क्योंकि ये अल नीनो के प्रभाव को कम करता है तथा भारत अफ्रीका में सामान्य वर्षा होती है। अब है भारत। भारत का ये उसका अक्षांश वक्षांश है। फिर भारत के भौतिक प्रदेश में मरुस्थल, हिमालय, उत्तरी मैदान, तटवर्ती मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो उच्चावच पर्वत है 10.5%, पहाड़ियां हैं 18.6%, फिर पठार है 27.7%, मैदान है 43.2% और हिमरेखा है वो है कौन सी 4500। और पश्चिमी कौन सी है, हिमरेखा जो पूर्वी है वो तो है 4500, पश्चिमी है 5500। अब हिमालय पर्वतीय प्रदेश, तो भारत में विस्तार है 74 डिग्री ईस्ट से 96 डिग्री ईस्ट देशांतरीय इसका विस्तार है। फिर क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत की तरफ दक्षिणी ढाल तीव्र ढाल है और तिब्बत की तरफ जो उत्तरी ढाल है वो मंद ढाल है। फिर हिमरेखा पश्चिमी हिमालय की है 5500 मीटर और पूर्वी हिमालय की है 4500 मीटर। फिर अपवाद पूर्वी हिमालय की हिमरेखा कम क्योंकि अधिक वर्षा होती है और सामान्यतः अक्षांश बढ़ने पर हिमरेखा कम होती है। फिर पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक है, अतः पूर्वी हिमालय में एकाएक ऊंचाई बढ़ती है और पश्चिमी हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई बढ़ती है। फिर इंडो ऑस्ट्रेलिया तथा यूरेशियन प्लेटों के अभिसरण से ट्रेसी युग में इसका निर्माण हुआ है। फिर भौगोलिक आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ट्रांस हिमालय जो कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है और वनस्पति का अभाव है यहाँ पे। मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः शुष्क परिस्थितियां हैं। तिब्बत तथा लद्दाख में इसका मुख्य भाग है और 3 मुख्य प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो काराकोरम भारत की सबसे ऊंची चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन मिलता है। अल्पाइन हिमनद है यहाँ पे जैसे बतूरा, हिस्पर, बटा, बियाफो, बाल्तोरो, सियाचिन। और फिर सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है और 2 कुबड़ वाले ऊँट भी यहाँ पे मिलते हैं। फिर लद्दाख, तिब्बत में कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील है, ये सब यहाँ पे है इसमें लद्दाख श्रेणी में। प्रमुख दर्रा है खारदुंगला। लद्दाख का पठार जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ठंडा शुष्क मरुस्थलीय परिस्थितियां बनती हैं यहाँ पे। जांस्कर श्रेणी सुरू नदी घाटी से कर्नाली नदी तक सबसे ऊंची चोटी कामेट है। इस श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु नदी घाटी जा रही है। प्रमुख हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है ये, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मध्य ये इसका फैला हुआ है। फिर विस्तार इसका 2400 किलोमीटर तक है। पश्चिम में चौड़ाई 400 किलोमीटर है जो कि अधिक है और पूर्व में कम है जो कि है 150 किलोमीटर तक। फिर उत्तरी ढाल मंद है और दक्षिणी ढाल तीव्र है। 3 श्रेणियों में है, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, और दोनों किनारों पे इसके अक्ष संघीय मोड़ है। फिर बृहद हिमालय, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है जो कि है 8,848 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, हिमाद्री भी इसे कहा जाता है और औसत चौड़ाई है 25 किलोमीटर। विस्तार है इसका नंगा पर्वत से नामचा बारवा जो कि है 2400 किलोमीटर की। हिमनद है गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंथ, पिंडर, और दर्रों को ला कहा जाता है। इसमें औसत ऊंचाई है इसकी 6100 मीटर। फिर लघु हिमालय आता है जो कि औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर, औसत चौड़ाई है 50 से 80 किलोमीटर। शीतोष्ण घास के मैदान हवे मिलते हैं जिनको मर्ग, बुग्याल और प्याला कहा जाता है। प्रमुख श्रेणियां हैं पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिप्पा, महाभारत। प्रमुख घाटियां हैं कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू। फिर करेवा केसर की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है और पर्यटन स्थल यहाँ पे मिलते हैं जैसे शिमला, मनाली, नैनीताल, धर्मशाला आदि। फिर शिवालिक, औसत ऊंचाई 500 से 1500 मीटर है, चौड़ाई से 10 से 50 किलोमीटर। पाई जाने वाली घाटियों में दून तथा द्वार कहलाती हैं। देहरादून
कोटली दून, पाटली दून। मानसून के दौरान अस्थायी धाराएं चलती हैं जो कि चोस कहलाती हैं और चावल की खेती करती हैं। फिर द्वार। पश्चिम बंगाल में शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली निम्न भूमि को द्वार कहते हैं। द्वार का उपयोग चाय की खेती के लिए किया जाता है, उदाहरण अलीपुर द्वार। फिर है जो जो क्या है, पंजाब में पाई जाने वाली पर्वतीय पदीय मैदान जिनमें छोटी छोटी धाराओं के कारण गड्ढे बन जाते हैं, उदाहरण होशियारपुर के जो। फिर जोश जोश क्या है, स्थानीय भाषा में शिवालिक के क्षेत्र में चलने वाली अस्थायी धाराएं जो शिवालिक के कई भागों में विभक्त करती हैं। फिर है अक्ष संज्ञीय मोड़। तो हिमालय के पश्चिमी तथा पूर्वी भाग में पाए जाने वाले मोड़ को अक्षसंज्ञीय मोड़ कहते हैं। इस मोड़ का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। फिर दून तथा द्वार, तो ये दोनों अनुदैर्ध्य घाटियां हैं, पर्वत श्रेणियों के समानांतर चलती हैं। फिर है पूर्वांचल। निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा बर्मा प्लेटों के अभिसरण से हुआ है और इसका उत्तर से दक्षिण में विस्तृत है ये। फिर अराकान युमा का भाग है और प्रमुख पहाड़ियां हैं पटकाई बुम, ब्राइल पहाड़ियां, लोमातोल लेमातोल। ठीक है। फिर बालू पत्थर से निर्मित पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र में मानसून पवनों द्वारा भारी बारिश होती है, गहन वनस्पति और जैव विविधता पाई जाती है। फिर 36 हॉटस्पॉट में से एक है ये। और यहाँ पे मोलेसिस बेसिन मिलता है, यानी मिजोरम में असंगठित तथा मृदुल चट्टानों को मोलेसिस बेसिन कहते हैं। फिर प्रादेशिक विभाजन। तो सिडनी बुराड द्वारा किया गया था प्रादेशिक विभाजन, और इसमें कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय है। तो कश्मीर हिमालय सिंधु से सतलज नदी के बीच में है, जो कि 560 किलोमीटर में है, और पंजाब तथा हिमाचल हिमालय भी कहते हैं इसको। और क्रमिक रूप से ऊंचाई बढ़ती है। यहाँ पे हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक है यहाँ पे, जो कि 250 से 400 किलोमीटर तक है। फिर प्रमुख श्रेणियां जास्कर, पीर पंजाल आदि हैं। प्रमुख दर्रे हैं जोजिला, बुर्जिला, बारालाचा और कुमाऊं हिमालय। सतलज से काली नदी के बीच में है, 320 किलोमीटर लंबा है। कश्मीर हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचाई है यहाँ की। सर्वोच्च यहाँ पे नंदा देवी है यहाँ की चोटी। फिर प्रमुख चोटियों में आती है कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ। प्रमुख हिमनद है गंगोत्री, यमुनोत्री, और सर्वोच्च चोटी नंदा देवी अपना बताई दिया है। फिर नेपाल हिमालय है जो काली से तीस्ता नदी तक है, 800 किलोमीटर तक की लंबाई में फैला है। चौड़ाई अत्यंत कम है, परंतु हिमालय का सर्वोच्च भाग यहाँ पे ही है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अन्य चोटियां में मकालू, कंचनजंगा है, अन्नपूर्णा। फिर विस्तार इसका नेपाल, तिब्बत, सिक्किम, बंगाल में। फिर है असम हिमालय जो तीस्ता से दियांग नदी तक है, 720 किलोमीटर लंबाई में। विस्तार तिब्बत, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल। प्रमुख चोटियां नामचा बारवा, कुल्लू कांगड़ी। फिर हिमालय की ऊंचाई पुनः कम होने लगती है यहाँ पे, और हिमालय की चौड़ाई सबसे कम यहीं पे ही है। फिर उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत। तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा जाता है। हिमालय का निर्माण तैथित भूसन्नति के अवसादों से हुआ है। भूसन्नति में निक्षिप्त तलछट पर दोनों ओर से दबाव पड़ने के कारण मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। दबाव डालने वाले प्रदेश को अग्र प्रदेश कहा जाता है। तटीय क्षेत्रों में वलन पड़ते हैं, मध्यवर्ती भाग वलन से अछूता रहने के कारण समतल रहता है। तो यहाँ पे जैसे अंगारा और गोंडवाना है, और ये जो तलछट में जो अवसाद है वो उठ के बन गए कौन से, हिमालय। तो बीच में तो रह गया समतल, और इधर बन गए फोल्ड माउंटेन, कुनलुन शान और हिमालय। ये हो गया गोंडवाना, और ये अंगारा। बीच में कौन सा है, तिब्बत का पठार। फिर है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। तो हैरी हेस द्वारा प्रतिपादित है। उत्पत्ति सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। सिद्धांत के अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन तथा गतिशील भारतीय प्लेट के अभिसरण से तैतीय सागर के अवसादों में बलन पड़ने लगा तथा हिमालय का निर्माण हुआ। इसके अनुसार उत्पत्ति टर्शरी काल में हुई, और इसने बताया ये ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, मैदान। तो बीच वाला जो इसको कहते हैं इंडस आंग्बो सज्जर जोन, इसको कहते हैं कौन सा, मुख्य
केंद्रीय भ्रंश है यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर है ये मुख्य सीमांत भ्रंश यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और यह मुख्य अग्र भ्रंश यानी मेन फ्रंटल थ्रस्ट। फिर उत्तरी मैदानी प्रदेश, तो निर्माण नदियों द्वारा जमा किए अवसादों से निर्माण चतुर्थ युग में हुआ है। भारत का नवीनतम प्रदेश है, अत्यधिक उपजाऊ है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। प्रदेश 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर तक है। समतल तथा मंद ढाल का क्षेत्र है और अवसादों का जमाव यहाँ पे होता है, और यहाँ पे अवसादों का जमाव है, और यहाँ की 2000 मीटर क्या है, यहाँ पे दिख नहीं रहा मेरे को क्या है, चुकी। तो प्रादेशिक आधार पर विभाजन, तो राजस्थान के मैदान अरावली के पश्चिम में है ये, और ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम में। प्रमुख नदी लूणी, अर्धशुष्क तथा शुष्क परिस्थितियां हैं। वर्षा के आधार पर दो भाग में बांट सकते हैं राजस्थान का, बांगर अरावली और पश्चिमी सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के बीच अर्धशुष्क परिस्थितियां 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर एक मरुस्थली जो 50 सेंटीमीटर सम वर्षा के पश्चिम में और 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है। फिर सतलज के मैदान, निर्माण रावी व्यास सतलज नदी से डाल उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम, मुख्य रूप से हरियाणा पंजाब दोआब की उपस्थिति जैसे बारी और बिस्त। फिर गंगा के मैदान, निर्माण गंगा तथा सहायक नदियों से डाल उत्तरी पश्चिम से दक्षिणी पूर्व, विस्तार यूपी बिहार बंगाल में सबसे विस्तृत तथा सर्वाधिक उत्पादन वाले मैदान अनेक नाम से जाना जाता है, जैसे रोहिलखंड, मिथिला, मगध, बारिंद, शर। फिर ब्रह्मपुत्र के मैदान, जो डाल है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम, मुख्य रूप से असम और सदिया से दुबरी तक 650 किलोमीटर और 100 किलोमीटर चौड़ा। उपयोग चावल तथा पटसन यानी जूट की खेती के लिए। फिर है संरचना के आधार पर मैदानों का विभाजन, बावर, तराई, खादर, बांगर, चार बील। तो महावर पर्वत के पदेन क्षेत्रों में अवसादों से निर्मित, चौड़ाई 8 से 15 किलोमीटर। नदियां अवसादों के नीचे बहती हैं अतः अदृश्य हो जाती हैं, खेती के लिए अनुपयुक्त है। फिर तराई पावर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत नदी पुनः सतह पर दिखने लगती है, जल का प्रवाह अनियमित होता है, दलदली परिस्थितियां होती हैं, गहन वनस्पति और वन्यजीव होते हैं। फिर खादर, नदी के दोनों ओर बाढ़ के मैदान, हर वर्ष मानसून के दौरान यहाँ नए अवसाद, अत्यधिक उपजाऊ तथा सर्वाधिक उत्पादकता होती है। पंजाब में खादर के मैदान को बेट कहा जाता है। फिर बांगर, खादर के पास ऊंचाई पर स्थित होते हैं, पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित होते हैं, कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं यानी कि कंकर, और मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है, कंकर युक्त भूमि रह गई है जिसको भूड़ कहते हैं। फिर सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर चार या बील, चार बील गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में ज्वार का जल फैल जाता है, अतः भाग दलदली रहता है। ज्वारीय जल की पहुंच में न आने वाली उच्च भूमि को चार या चर कहते हैं, तथा ज्वारीय जल में डूब जाने वाली निम्न भूमि को बील कहते हैं। चर में बस्तियां होती हैं और बील में जूट दोहने हेतु पर्याप्त जल मिलता है। फिर है मरुस्थलीय प्रदेश, तो क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर में 85% थार मरुस्थल है भारत में और 15% पाकिस्तान में। फिर विस्तार है 60% राजस्थान, बाकी गुजरात, पंजाब, हरियाणा में। प्रमुख नदियां लूणी, फिर शुष्क अर्धशुष्क परिस्थितियां हैं, और कुछ भौगोलिक भूगोलवेत्ता इसको प्रायद्वीपीय भारत का भाग मानते हैं क्योंकि आधारभूत चट्टानें दक्षिण पठार का विस्तार है। कुछ भूगोलवेत्ता इसे विशाल मैदान के साथ निरंतरता के कारण गंगा सतलज का भाग मानते हैं। थार मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई है? बालू चट्टानों के अपरदन से। प्राथमिक अपरदन जल द्वारा, फिर अतः पहले आर्द्र जलवायु थे और अवशेष ओकल से, वुड फॉसिल पार्क से, ओकल में वुड फिर भूगर्भिक हलचल से क्षेत्र ऊपर उठ गया तथा जल का प्रवाह बदल गया। लाटूस के अनुसार मिट्टी यहाँ दक्षिण पश्चिमी झंझावातों द्वारा लाई गई है। फिर तटवर्ती मैदान, तो कच्छ प्रायद्वीप से स्वर्ण रेखा नदी तक कितने 6000 किलोमीटर तक। फिर निर्माण नदियों के अवसाद से। पश्चिमी तटवर्तीय मैदान जो कि कच्छ से कन्याकुमारी तक है, पूर्वी तटवर्तीय मैदान स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक। फिर है अधिकतम नदियां नदमुख बनाती हैं पश्चिम में, और पूर्व में नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तटवर्तीय मैदान सक्रिय होते हैं, चौड़ाई
50 से 100 किलोमीटर। पूर्व वाले चौड़े मैदान है 100 से 150 किलोमीटर। पश्चिम में ऊबड़-खाबड़ पथरीले मैदान, पूर्व में समतल मैदान। पश्चिम में मानसून पवनों से भारी बारिश और पूर्व में उत्तर-पूर्वी मानसूनी पवनों से वर्षा। फिर पश्चिम में लैटराइट मृदा मिलती है। पूर्वी मैदानों में तटवर्ती मैदानों में जलोढ़ मृदा। फिर पश्चिमी तटवर्ती मैदान में वाणिज्यिक कृषि प्रमुख है और पूर्वी तटवर्ती मैदान में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान में प्रदेश हैं जैसे गुजरात, कोंकण, कन्नड़। पर पूर्वी में है जैसे उत्तरी सरकार जिसको उत्कल, दूसरे पे आंध्र के मैदान और तीसरे पे कोरोमंडल। फिर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, दक्षिण में प्रायद्वीप में स्थित है और गोंडवाना लैंड का भाग है। फिर सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है, खनिज संपन्न प्रदेश है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश और ऊंचाई कितनी है इसकी? 600 से 900 मीटर। बहुत से पर्वत तथा पठार हैं इसमें। निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है। मध्यवर्ती उच्च प्रदेश को कहते हैं मेवाड़, मध्य भारत, बुंदेलखंड प्लस मालवा। फिर मालवा के पठार में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है, त्रिभुजाकार है और ऊंचाई है 300 से 600 मीटर। ऊंची चोटी को सिगार टॉप कहते हैं। लावा की परत है यहाँ पे। काली मिट्टी पाई जाती है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर यहाँ पे बसे हुए शहर हैं। नदियां हैं चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, शिप्रा। फिर दंडकारण्य तो छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में मिलता है। बस्तर का पठार भी कहते हैं। इंद्रावती एवं सबरी, सिलेरू नदियां यहाँ पे निकलती हैं। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है जैसे कि दल्ली राजरा। फिर छोटा नागपुर पठार झारखंड का निकटवर्ती राज्य है तथा निकटवर्ती राज्य है और औसत ऊंचाई यहाँ पे 700 मीटर। लौह अयस्क व कोयले के भंडार मिलते हैं। दामोदर, उत्तरी कोयल, बोकारो, स्वर्ण रेखा नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं। दामोदर नदी इसको दो भागों में बांटती है, छोटा नागपुर को। उत्तरी भाग हजारीबाग और दक्षिणी भाग रांची का पठार। पश्चिमी भाग में लावा निर्मित क्षेत्र होता है जिसे पाट कहलाता है। फिर मेघालय पठार भी इसी का भाग है जो यूरेनियम के भंडार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर दक्कन का पठार जो त्रिभुजाकार पठार है और लावा की परत मिलती है, काली मृदा के लिए उपयोगी है। फिर सबसे प्रमुख यहाँ पे कपास उत्पादक क्षेत्र है और डाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो तीन प्रमुख भाग में है, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार। अब है वर्षा का वितरण। तो वर्षा का वितरण वार्षिक वर्षा का 80% दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है और अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा प्रवेश होता है। फिर अरब सागर की शाखा तो पश्चिमी घाट शाखा पश्चिमी ढाल से टकराने पर ठंडी होकर बादल निर्माण करके इस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। पूर्वी ढाल से उतरते समय पवनें शुष्क तथा गर्म हो जाती हैं और एक वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करती हैं। फिर है छोटा नागपुर शाखा। छोटा नागपुर शाखा अरब शाखा की मध्य शाखा है और नर्मदा तापी ब्रज घाटी के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। भारत के मध्य भाग में वर्षा करती है। बिहार में बंगाल खाड़ी शाखा से मिलती है। फिर हिमाचल शाखा तो सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय से प्रवेश करती है। अरावली पर्वत के समानांतर होके निकलती है। फिर पंजाब हरियाणा में बंगाल खाड़ी से मिलन करती है। पश्चिम हिमालय में क्षेत्र में भारी वर्षा करती है। फिर बंगाल खाड़ी की शाखा तो अपन ने बताई अरब खाड़ी की शाखा तीन में विभक्त है। कौन सी में? पश्चिम घाट शाखा, छोटा नागपुर शाखा और हिमाचल शाखा। फिर बंगाल खाड़ी की शाखा अराकन योमा पर्वत से टकराने के बाद भारत की ओर विक्षेपित हो जाती है, दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है और दो भागों में बढ़ जाती है। फिर उत्तरी मैदानी शाखा कहलाती है एक, और एक होती है पूर्वी शाखा। उत्तरी मैदानी शाखा उत्तर पश्चिम में निम्न दाब की ओर चलती है और गंगा के मैदान तथा पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। बिहार में छोटा नागपुर शाखा तथा पंजाब हरियाणा में हिमाचल शाखा से मिलती है। फिर पूर्वी शाखा उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा करती है। गारो, खासी, जैंता पहाड़ियों पे ये अधिक वर्षा करती है। फिर ग्रीष्म ऋतु में कोरोमंडल तटवर्ती क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती? अरब सागर की शाखा की वृष्टि छाया क्षेत्र में है ये। दूसरी बात, बंगाल खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है। फिर है आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा होती है केरल में और कर्नाटक में। फिर चेरी ब्लॉसम होती है कहाँ पे? केरल में। मानसून वर्षा की विशेषताएं क्या है? वर्षा मौसमी है।
मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है। फिर मानसून वर्षा अचानक भीषण गर्जन, बिजली कड़कने के साथ प्रारंभ होती है, जिसको मानसून प्रपोट कहते हैं। फिर है वर्षा लगातार नहीं होती, कुछ दिन के अंतर से रुक-रुक कर होती है। वर्षा आर्द्र दौरे में वर्षा आर्द्र दौर में और आर्द्र दौर के बीच सूखे अंतराल में ऐसे होती है। तो मानसून विच्छेद कहते हैं इसको, आर्द्र दौर के बीच सूखे अंतराल को, ठीक है? फिर है तटवर्ती क्षेत्र में दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती है और मैदानी क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती है। फिर वितरण असमान है, पश्चिमी राजस्थान 12 सेंटीमीटर और मौसिनराम करता है 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त। फिर वर्षा के दिनों में संख्या बहुत कम होती है और मुंबई 75 दिन और चेन्नई 55 दिन। फिर वर्षा का वितरण असमान, औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं 200 से 400 सेंटीमीटर प्राप्त करते हैं, जो कि पश्चिम घाट, गोवा, कर्नाटक, केरल का तटवर्ती क्षेत्र, अंडमान निकोबार, चेरापूंजी और मौसिनराम। फिर मध्य वर्षा वाला क्षेत्र है जो कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, उप हिमालय के भाग, फिर गंगा के मैदान के उत्तरी भाग, बिहार, झारखंड, पूर्वी तमिलनाडु और असम का कछार घाटी। फिर न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र जिसमें 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात। फिर अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र जो कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है, पश्चिमी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, हिमालय तथा पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र वाले क्षेत्र, ठीक है? तो ये इसका डायग्राम है, सबसे ऊपर 50 से कम है, यहाँ पे लाल वाली जो कि राजस्थान का, हिमालय का वृष्टि छाया और ये तेलंगाना वाला। फिर 50 से 100 के बीच में जो कर रहा है वो है ये प्रायद्वीपीय भारत। फिर है 100 से 200 मैदानी क्षेत्र और ये पूर्वी तट। फिर 200 से ज़्यादा में पश्चिमी तट आ रहा है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र आ रहा है और मौसिनराम मेघालय आ रहा है। तो ये अपन है वर्षा का वितरण।